बच्चों नमस्ते। मैं भागवत सर श्रीमती पार्वती देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से मैं आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप देखेंगे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष। इससे पहले आपने क्या देखा है? इससे पहले आपने देखा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ, कमियां और आधुनिक आवर्त तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, जिसमें 1913 में वैज्ञानिक मोजले ने कुछ संशोधन किए, जिसके आधार पर उन्होंने कुछ दोषों को भी बताया है आवर्त सारणी में। जैसा देखेंगे अभी हम, बहुत से उन्होंने दोष बताए। जैसे उन्होंने बताया है कि हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। हाइड्रोजन सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्राइड बनाता है। और हाइड्रोजन कैल्शियम से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। अब जो तत्व जिससे क्रिया कर जाए, जिसमें उसके लक्षण मिल जाएं, तो उसे उसी वर्ग में रखना चाहिए। ये तो मेंडलीव ने ही कहा था। तो जैसे क्लोरीन है 7वें आवर्त में रखा गया है 7A में, और वैसे अभी हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया है क्रमांक के अनुसार 17, नंबर 17। देखते हैं इसे हम किस प्रकार दिया गया है। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये आपका दिया हुआ है इधर, ठीक है। आपके 17वें ग्रुप में मतलब 7A में दिया हुआ है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इनसे क्रिया कर जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्रिया कर जाता है आपका, इधर देखेंगे हम, हाइड्रोजन इधर क्रिया हमारा कर जाता है आपका आके कैल्शियम से और सोडियम से, ठीक। सोडियम से क्रिया करके ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड NaH, और कैल्शियम से क्रिया करके बनाता है CaH2। यदि ये सभी से क्रिया करता है तो इस हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाए? मेंडलीव थे, उन्होंने तो ये कहा कि जब तत्वों की से जिस तत्वों से इसके गुण मिलते हैं, जैसे इससे इसके गुण मिल रहे हैं, ठीक है, इससे इसके गुण मिलते हैं तो इसे इसी में रख दिया जाए। ये किसने कहा था? मेंडलीव ने। लेकिन नहीं, हाइड्रोजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व की भांति व्यवहार करता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व की भांति कार्य करता है, इसलिए 7वें समूह में भी रखा जा सकता है। ये किसने कहा था? मेंडलीव ने। क्योंकि मोजले ने इसे कहाँ रखा था? मोजले ने इसे यहाँ पर रख दिया 1A में। तो मेंडलीव ने कहा कि देखिए, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व की भांति भी काम करता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व की भांति कार्य करता है, तो इसे हम 7वें समूह में भी रख सकते हैं। देखिए लिखा है 7A, ठीक है, इसमें भी इसे रख सकते हैं। इसे कहते हैं हाइड्रोजन की स्थिति। ये तो हुई हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में बात, ठीक है। अब इसको देखते हैं हाइड्रोजन की स्थिति को। अब आप देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हाइड्रोजन की स्थिति, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष। इसमें लिखा है बेटा हाइड्रोजन की स्थिति। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती, जैसा कि हमने आपको बताया है। यहाँ क्षार धातुओं की तरह भी व्यवहार करती है। और यह क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक क्षार धातुओं की तरह अगर ये व्यवहार करती है तो क्षार धातुएं हमारी क्या है? सोडियम क्षार है और कैल्शियम भी क्षार है, तो इसलिए सोडियम और कैल्शियम से भी क्रिया कर लेती है। दूसरे शब्दों में यह विद्युत धनात्मक तत्व की तरह व्यवहार करती है। ये विद्युत धनात्मक तत्व की व्यवहार काम करती है, इसलिए ये क्या कर लेती है, क्योंकि H क्या होता है? H+ होता है, ठीक है। इसलिए ये सोडियम से और कैल्शियम से क्रिया कर लेता है। दूसरी स्थिति में विद्युत ऋणात्मक भी होता है,
देखिए किस प्रकार। दूसरे शब्दों में विद्युत धनात्मक व्यवहार करती, इसलिए इसे प्रथम समूह में रखा गया। हाइड्रोजन कैल्शियम तथा सोडियम धातुओं से विक्रिया करके क्रमशः कैल्शियम हाइड्राइड तथा सोडियम हाइड्राइड बनाती है। यह अम्लीय तत्वों क्लोरीन, ब्रोमीन आदि की भांति व्यवहार करती है। दूसरे शब्दों में देखिए लिखा है, यह विद्युत ऋणात्मक तत्व की भांति कार्य करती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इधर स्क्रीन पर आपकी, देखिए हमने आपको बताया था विद्युत ऋणात्मक तत्व की भांति व्यवहार करती है। देखिए यहाँ दूसरे शब्दों ये लिखा है, यह विद्युत ऋणात्मक तत्व की व्यवहार का क्या है, तत्व की भांति व्यवहार करती है, इसलिए इसे हम सातवें समूह में भी रखा जा सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति विवादास्पद है। भाई ये क्या है, विवाद है। हाइड्रोजन को ये क्या कहते हैं, हम फर्स्ट ए में भी रख देंगे, ठीक है, और इधर ये कहते हैं कि हम 7A में भी रख देंगे, क्योंकि इससे भी क्रिया कर जाता है और इससे भी। तो ये तो क्या है, विवाद है, विवादपूर्ण है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अच्छे इसके बाद अपनी दूसरी स्थिति में आते हैं। लिखा असमान तत्वों को एक साथ तथा समान तत्वों को अलग अलग रखना, ठीक है। एक समान तत्वों को एक साथ, ठीक है। देखिए असमान तत्वों को एक साथ तथा समान तत्वों को अलग अलग रखना कैसे। फर्स्ट ए समूह के तत्वों के गुण, फर्स्ट जो ए है हमारा, उसके तत्वों के गुण फर्स्ट बी समूह के तत्वों के गुणों से बहुत कम मिलते हैं। असमान गुणों वाले इन तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। इसी प्रकार कुछ असमान गुण वाले तत्वों को भी एक ही समूह में रखा गया है। यह नियोजित नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, यह नियोजित नहीं है। कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया है। उदाहरण में कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, इनको कैसे रखा गया अभी हम देख। जैसे इन्होंने अभी हल बताया है कॉपर, ठीक है, कॉपर, मरकरी और प्लेटिनम, इनको अलग अलग रखा गया है। तो देखिए इनको अलग अलग कैसे रखा गया है, हम इसे बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है, Hg ये दिया हुआ और आपका Pt प्लेटिनम ये दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आपको कॉपर, Hg और प्लेटिनम, ठीक है, कुछ समान गुण वाले तत्वों को, कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए आपके स्क्रीन पर दिया है कि गुण क्या है, समान है इनके, इन तीनों के गुण समान, लेकिन इनको किसमें अलग अलग समूह में रख दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा है। इसके आगे फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका आठवें वर्ग में तत्वों को तीन तीन के समूह में रखना। देखिए तीन तीन के समूह में कैसा रखा गया है, आठवें वर्ग के तत्वों, ठीक है। आठवें वर्ग वाले सभी तत्वों की मुख्य संयोजकता मेंडलीफ द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर 8 होनी चाहिए, क्योंकि सभी की संयोजकता कितनी होती है, 8। सभी के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। परंतु उनकी संयोजकता केवल कुछ तत्वों के बहुत कम यौगिकों में होती है। यह इस आवर्त सारणी का दोष है। उपयुक्त वर्ग वाले तत्वों को एक ही स्थान तो अब हम देख रहे हैं कि इस आवर्त सारणी का दोष है, उपयुक्त वर्ग वाले तत्वों को एक ही स्थान पर तीन तत्वों के समूह में रखा गया है। यह भी इस आवर्त सारणी की एक अनियमितता है। किस प्रकार है, इसे हम देखते हैं कि किस। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ ये दिया, देखिए 8वां वर्ग, तो इसमें आपको 3 तत्व बताए गए हैं,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए इन तीनों समूहों को ही किस में रखा गया है, 8वें वर्ग में रखा गया है। जैसा कि आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा सभी को, इसमें रखा गया है 1 2 3, ये सारे के तत्व, ये 3, इनको किस में, 8वें वर्ग में रखा गया। ये एक सबसे बड़ा दोष है, ये एक सबसे बड़ा दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, कि कुछ तत्वों को एक ही वर्ग में, देखिए सभी तत्वों को उन्होंने, हर एक तत्व को उन्होंने अलग अलग एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी को अलग अलग वर्ग देने के बाद, लेकिन इन तीनों तत्वों को उन्होंने एक वर्ग में ही क्यों रखा गया है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा दोष माना जाता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की स्थिति। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की स्थिति। लैंथेनाइड श्रेणी के कितने तत्व दिए हैं यहाँ पर, यहाँ दिए हैं 14 तत्व होते हैं, 58 से 71 तक परमाणु क्रमांक यहाँ से लेके यहाँ तक के तत्वों को। और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी 14 होते हैं, उनको दिया है 90 से लेके 103 तक। ये जो इतने तत्व हैं, इन्हें तो आवर्त सारणी में जगह ही नहीं मिली है, इन्हें तो आवर्त सारणी में रखा ही नहीं गया है, इन्हें आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने S, P, T और F 4 उन्होंने वर्ग बनाए थे। देखिए ना तो इसको S में जगह मिली, ना P में जगह मिली, ना D में जगह मिली, इसको बनाया गया अलग से F ब्लॉक में, जिसमें 14 तत्व रखे गए, ठीक है। किस प्रकार रखे गए हैं, व्यवस्थित किस प्रकार इनको किया गया है, इनको देखेंगे। देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को, ये दिया है आपका F ब्लॉक, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व। क्या होता, अंतः संक्रमण तत्व। F ब्लॉक के तत्वों को अभी अगर आपसे कोई पूछ दे कि अंतः संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, तो आप तुरंत टिक करेंगे उस पर F ब्लॉक के तत्वों से कहते हैं। देखिए लैंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट आपके सामने दिए हुए हैं 58 से लेकर 71 तक, जैसा कि आप देख रहे थे। और एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट 90 से लेकर आपका 103 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके कितने 14 एलिमेंट दिए हुए। और ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी को अलग से रखा गया है। किस प्रकार रखा गया है, देखिए यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है। 57 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 57 के बाद यहाँ पर इस प्रकार एक लाइन इस तरह करेंगे और यहाँ जाके इस तरह पहुँच जाएंगे, ये हो जाएगा 58, ठीक है। फिर यार 89 के बाद यहाँ पर इस प्रकार लाइन लेंगे और हम एक्टिनाइड श्रेणी के एलिमेंट यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार इन्हें हम जो है F ब्लॉक के तत्वों में रख देते हैं। इन्हें अलग से जगह दी गई थी। वो आवर्त सारणी जो आपकी बनाई गई है, इसमें इसे कहीं भी जगह नहीं मिली। इस पूरी आवर्त सारणी में इसे जगह नहीं मिली थी, ना इन्हें को आवर्त दिए गए थे। उसके बाद इन्हें मौजले ने इसको छठवें आवर्त में, इसे छठे आवर्त में और इसे 7वें आवर्त में, इसे 6 आवर्त उसे 7वें आवर्त में रख दिया, ठीक है। जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करें और पूछते चलें। और वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्रॉब्लम आए जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है धातु तथा अधातुओं की स्थिति। धातु तथा अधातुओं की स्थिति। देखिए इस आवर्त सारणी में धातुओं तथा अधातुओं को अलग अलग स्थान देने की कोई प्रयास नहीं किया गया, ठीक है। धातु और धातुओं को उन्होंने कोई प्रयास ऐसा नहीं किया जो उनको अलग से देना पड़े। देखिए यहाँ लिखा है प्योर मेटल्स, मतलब शुद्ध धातु है। तो शुद्ध धातु आपकी कहाँ रखी है, ये आपकी शुद्ध धातु है। जितनी भी आपको स्काई कलर में दिखाई दे रही हैं, ये आपको जितनी भी स्काई कलर में दिखाई दे रही है, ये आपकी शुद्ध क्या है, ये आपकी धातु है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए लिखा है सेमी मेटल्स, ठीक है। ये आपकी सेमी मेटल्स हैं, आपके अधातु हैं। क्या है, ये जितने भी हैं, ये सारी की सारी आपको जो
पिंक कलर में दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपकी अधातुएं हैं। ये सारी आपके अधातुएं हैं और ये आपकी उपधातु है। तो धातु, अधातु और उपधातु तीनों को इन्होंने कोई अलग से स्थान देने की आवश्यकता नहीं समझी और इन्हें इन्होंने पी ब्लॉक में ही सम्मिलित कर दिया। ठीक है, जहाँ तक ये चीज़ बच्चों को समझ में आई हो, मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के दोस्त, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नया वीडियो जो भी आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में जो भी आपको त्रुटियां समझ में आ रही हैं उसके लिए आप कमेंट करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त। जब तक के लिए आपसे नमस्ते।